हेलो एवरीवन। ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस, उसकी हमने स्टार्टिंग की है और इसके एक सीरीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें टोटल 12 वीडियोस अब तक हम बना चुके हैं। ये अपना 13 वीडियो है और इस 13 वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। पिछले जो 12 वीडियोज़ हमने बनाए हैं वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट सिंपल के ऊपर बने हुए हैं, जहाँ पर इन 5 टेंस के बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और 6 नंबर का जो अपना टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके हम स्टार्टिंग करते हैं। इस टेंस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जब इस टेंस की हम स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जो टेंस होता है बेसिकली उसका यूज करने का पर्पज़ क्या होता है, और यूज करने का जो पर्पज़ है वो उसकी मीनिंग से ही अपने को निकालना होता है। तो देखिए इसकी मीनिंग क्या है। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज, एक जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इज यूज्ड, उसका यूज किया जाता है टू डिनोट एन एक्शन, एक एक्शन को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। कौन सा एक्शन? गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मतलब जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू फॉर्म में है, लगातार चल रहा है। कब चल रहा है? एट सम टाइम, किसी समय पर। और कब? इन द पास्ट, पास्ट के अंदर मतलब अब से पहले। तो अब से पहले अगर किसी टाइम पर कोई एक्शन कंटिन्यू था तो उस कंटिन्यूटी या कंटिन्यू फॉर्म वाले एक्शन को बताने के लिए हम जिस टेंस का यूज करते हैं वो अपना रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं, और समझने के लिए अभी हम सपोज करते हैं कि अभी का जो टाइम है वो हम मान लेते हैं कि अभी इवनिंग के 5 PM है। अभी हम ये सपोज कर लेते हैं कि अभी जो टाइम है वो इवनिंग में 5 PM है। तो ये हमने बात की प्रेजेंट टाइम की। तो ये 5 PM जो है अभी, ये आपको हो गया प्रेजेंट, ये अपना हो गया प्रेजेंट। अब इस 5 PM से पहले जो भी अपना टाइम रहा हो वो कंप्लीट अपना पास्ट टाइम होगा। तो उस पास्ट टाइम में से एक में टाइम ले लेता हूं और उस टाइम को मैं राइट करता हूं यहां पर 11 AM। यहां पर मैंने राइट किया 11 AM। ये जो टाइम है ये 5 जो PM है उससे पहले का है, और 5 PM से पहले का जो भी टाइम होगा वो अपना पास्ट का टाइम होगा। तो ये 11 जो है ये अपना पास्ट टाइम हो गया, ठीक है। और इससे एक और पहले मैं टाइम ले लेता हूँ और वो टाइम मैंने यहाँ पर राइट किया 10 AM। तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने के लिए हमने ये टाइम फ्रेम जो है इसको क्रिएट किया है। तो ये जो 10 AM है 5 PM के कंपेयर में अब से पहले ये भी अपना पास्ट का टाइम हो गया, ठीक है। अब मैं अगर प्रेजेंट में इसकी बात करूं कि जो पास्ट का 10 AM या फिर 11 AM पे मेरे थ्रू जो एक्शन किया गया वो एक्शन कौन से टेंस को बता सकता है। तो देखिए जब मैं 10 AM की बात करता हूं तो 10 AM जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। 10 AM जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, जबकि 11 AM जो है वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। 11 AM या 10 AM मीन्स 11 या 10 सुबह का टाइम ही होता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। तो यहां देखिए मैंने एक एक्शन स्टार्ट, अभी जो है एक एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, ये एक्शन हुआ था 10 और 11 AM पर। अब ये 10 और 11 AM पर कौन सा एक्शन हुआ उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 10 AM पर मैंने क्या किया था, मैंने एक एक्शन किया था, और एक्शन क्या था? आई टर्न ऑन द रेडियो। 10 AM जो कि सुबह का टाइम था, इस टाइम पर मैंने एक एक्शन किया, और ये एक्शन ये था कि मैंने जो रेडियो था उसको टर्न ऑन किया, मतलब रेडियो को मैंने स्टार्ट कर दिया। तो 10 AM पर जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ मेरे थ्रू जो एक्शन किया गया वो रेडियो को स्टार्ट करने का था। इसके बाद मैं बताता हूँ कि 11 AM पे मैंने क्या किया। जब 11 AM हुए उस समय तक मैंने क्या किया? आई लिसन 10 सॉन्ग्स।
जब 11 AM तक मैं पहुंचा, ये 11 AM हो चुके थे मॉर्निंग का, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैंने 10 जो सॉन्ग्स थे वो मैं रेडियो पर सुना। ठीक है, 10 AM पर मैंने एक एक्शन किया रेडियो को ऑन करने का, और 11 AM पर जब आप मुझसे पूछते हो कि 11 AM आपने क्या किया, तो मैंने कहा कि 11 AM को मैंने 10 सॉन्ग सुने। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है 10 और 11, इसके बिटवीन एक 60 मिनट का एक गैप हो जाता है। ये जो 10 AM और 11 AM है, इनके बिटवीन एक गैप है जो कि है आपका 60 मिनट का। ये जो 60 मिनट का गैप है ये पीरियड ऑफ टाइम है। ये जो 60 मिनट्स का गैप है ये क्या है आपका पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पीरियड हो गया, ड्यूरेशन हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। अब आपसे कोई पूछे कि भैया 10 AM और 11 AM का जो एक पीरियड ऑफ टाइम था उस दौरान आप क्या कर रहे थे, तो इस 60 मिनट के टाइम में आप कुछ तो कर रहे थे, और वो करने का जो एक्शन है वो आप इन 2 एग्जाम्पल्स या सेंटेंस से आप पता कर सकते हैं कि जब आपने 10 AM को अपना रेडियो ऑन किया तो रेडियो ऑन करने के बाद आपने एक एक्शन स्टार्ट कर दिया था जो कि सॉन्ग्स को लिसनिंग का था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीरियड ऑफ टाइम है 10 और 11 का बिटवीन का, उस दौरान आपके थ्रू एक एक्शन गोइंग ऑन था। यहाँ पर हमने लिखा ना डेफिनेशन में कि एक एक्शन जो गोइंग ऑन हो, तो 10 AM और 11 AM का जो पास्ट का टाइम था, इस समय का आपका एक्शन गोइंग ऑन था, बिल्कुल गोइंग ऑन था। और कब था, एट सम टाइम, बिल्कुल सम टाइम हमने बता दिया 10 और 11 के बिटवीन का। तो ये जो पीरियड ऑफ एक्शन है जो इन दोनों के बिटवीन चल रहा है, इन दोनों एक्शंस के बिटवीन जो कंटिन्यू है वो था कि पास्ट में आपके थ्रू कोई एक्शन किया जा रहा था, और आपके थ्रू जो एक्शन किया जा रहा था वो क्या था, या मेरे थ्रू एक्शन जो किया जा रहा था वो क्या था, उस दौरान मैं क्या कर रहा था, आई वॉज लिसनिंग सॉन्ग्स ऑन द रेडियो। तो अगर आपसे या मुझसे कोई पूछे कि 10 और 11 के बिटवीन आप क्या कर रहे थे मॉर्निंग में, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि ये जो पीरियड ऑफ टाइम था इस दौरान मेरे थ्रू एक एक्शन कंटिन्यू था, और ये जो कंटिन्यू एक्शन है ये लिसनिंग का था। लिसनिंग किसको, सॉन्ग का। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कब होता है, जब पास्ट के किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, और जब पास्ट में ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, जैसे 10 AM हुआ, 11 AM हुआ, या कोई पास्ट का फिक्स टाइम हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम की जब बात की जाए, तो वो जो टाइम होगा पॉइंट ऑफ टाइम, उस एक्शन को हम राइट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने पॉइंट ऑफ टाइम के 2 एक्शन राइट किए, इसमें फर्स्ट में मैंने वर्ब यूज की है टर्न, और सेकंड में मैंने वर्ब यूज की है लिसन। तो दोनों ही जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का मतलब होगा आपका पास्ट सिंपल टेंस। चलिए इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को थोड़ा और हम क्लियर करते हैं कि और क्या हो सकता है इसके अंदर। देखिए इन दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर टू टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई है। एक एक्टिविटी तो कौन सी हो गई, जैसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक एक्टिविटी हुई है, एक वर्ब है टर्न, इसके थ्रू, ये जो वर्ब है टर्न, इसके थ्रू एक एक्टिविटी की गई है। ये एक्टिविटी क्या है, देखिए टर्न ऑन। इस टर्न ऑन का मतलब चालू करना, और एक जो एक्टिविटी हुई है वो हुई है लिसनिंग की, लिसनिंग की। तो फर्स्ट जो एग्जांपल हमने लिया था इसमें हमने एक्टिविटी की टर्न ऑन का, एक्टिविटी मतलब कोई एक्शन हमने किया, और सेकंड में जो एग्जांपल था इसमें हमने एक्टिविटी की लिसनिंग की। अब यहाँ पर अगर आप टर्न ऑन की अगर बात करें तो टर्न ऑन एक ऐसा एक्शन है जिसको शॉर्ट टर्म हम एक्शन बोलेंगे, शॉर्ट टर्म एक्शन। जबकि अगर लिसनिंग की आप बात करो, लिसनिंग मतलब लिसन का जो काम होगा वो कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि हमने रेडियो को ऑन किया और सब गाने एक साथ हमने विद इन सेकेंड में हमने सुन लिया और रेडियो को वापस से हमने ऑफ कर दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर लिसनिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म एक्शन है, लॉन्ग टर्म एक्शन है।
तो अब देखिए, जब पास्ट में कोई एक्शन शॉर्ट टर्म का हो, पास्ट के अंदर कोई भी एक्शन अगर शॉर्ट टर्म का हो तो उस एक्शन को आपको राइट करना होता है पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट का कोई एक्शन जो लॉन्ग टर्म का हो, मतलब कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू फॉर्म में रहे, उस एक्शन को आपको राइट करना होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अभी तक हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज किन कंडीशन में कर सकते हैं, केवल ये हमने देखा है, उसमें क्या यूज होगा क्या यूज नहीं होगा इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। हमने मीनिंग के बेसिस पे देखा है कि पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका यूज हम कब या फिर कैसे कर सकते हैं। जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी पास्ट के अंदर तो वहाँ हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी लॉन्ग टर्म एक्शंस की बात होगी तो वहाँ भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही हम यूज करते हैं। तो ये तो बात होगी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कब कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम कौन सी वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वर्ब्स को हम ऑलवेज 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करके रखते हैं। एक आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड होती है आपकी मेन वर्ब। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी कि एक हेल्पिंग वर्ब है वो आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको सेंटेंस के अंदर रिक्वायर्ड हो, या फिर एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कभी भी सिंगल या अकेले नहीं किया जा सकता, उसके यूज के लिए आपको नीड होती है मेन वर्ब की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो या तो वाज होगी या फिर आपको वर का यूज करना होगा। अब सेंटेंस के अंदर आपके थ्रू जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी ये आप या मैं मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते। इसका जो डिसीजन होगा वो लिया जाएगा सब्जेक्ट के थ्रू। सब्जेक्ट जिस भी नंबर का होगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज करनी होगी। अब यहाँ पर अगर मेन वर्ब की हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वोज हो या वर हो, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करने के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर अपने को ऑलवेज मेन वर्ब जो है इसकी फोर्थ फॉर्म का यूज करना होगा। इस फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म कैसे, जैसे अगर मैं राइट करूँ PLAYING प्लेइंग, तो ये जो मेरी फॉर्म बनी है इसमें मैंने जो मेन या बेस जो फॉर्म है मेरी प्ले, इस प्ले में मैंने आईएनजी ऐड किया तो आईएनजी ऐड होती है आपकी बन जाती है प्लेइंग वर्ब। अब ये तो बात हो गई कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब का अपने को यूज करना रहेगा, लेकिन कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब आएगी, ठीक है, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो इस चीज को हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। तो देखिए इसके बारे में हम क्या देखेंगे, इसके लिए एक मैं टेबल का फॉर्मेशन कर लेता हूं। ये टेबल हमने फॉर्म किया, ये यहां पर आपके हो गए सब्जेक्ट्स, ये यहां पर आपकी एचवी बोले तो हेल्पिंग वर्ब, और ये यहाँ पर आपका जो भी सेंटेंस का अदर पार्ट रह जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस इस टेंस टॉपिक में तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस टेबल के अंदर देखेंगे अभी। तो देखिए अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन मीन्स किसी सिंगल पर्सन की बात की गई हो, सिंगल थिंग या ऑब्जेक्ट की बात की गई हो, तो ऐसे जो सिंगल या एक जो भी कोई पर्सन या थिंग या व्यक्ति वस्तु जो भी है, जब उनकी बात की जाती है तो वो सिंगुलर नाउन के फॉर्म में होता है। या फिर बात की गई हो, किसकी बात की गई हो, बात की गई हो सिंगुलर नाउन की, किसकी बात की गई हो, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन की, सॉरी सिंगुलर नाउन तो हमने ऊपर लिखा, सिंगुलर प्रोनाउंस की। अब आप कहेंगे सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से हो गए, तो देखिए अगर सब्जेक्ट आपका ही हो या शी हो या इट हो या फिर आई हो, अगर इन 4 सिंगुलर प्रोनाउंस में से कोई सा भी प्रोनाउन
सब्जेक्टिव केस पर यूज हुआ हो सेंटेंस के अंदर, तो उस सेंटेंस में आपको जो वर्ब है वो यूज करनी होगी वॉज। देखिए, जब हमने वर्ब के बारे में डिस्कस किया था अपने जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें, तो हमने वहाँ पर देखा था कि अगर कोई भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जिसकी एंडिंग एस से हुई हो, तो वो एस से एंडेड जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर नेचर की होगी। तो एक एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर, और वहाँ पर हमने कहा था कि अगर गिवन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो फिर आपको वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी होगी, और गिवन सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो फिर आपको वर्ब भी प्लूरल ही यूज करना होगा। और यहाँ पर मैं एक सेंटेंस राइट कर देता हूँ, और वो सेंटेंस है रीडिंग अ बुक। ये वैसे मैंने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अदर देन एक जो पार्ट था ये मैंने फॉर्म किया है, और यहाँ पर जो रीडिंग है ये आपकी मेन वर्ब है और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ये तो बात हो गई वॉज का यूज हम कब करेंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपका गिवन जो सब्जेक्ट है, गिवन सब्जेक्ट अगर वो आपका प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन कैसे, जब एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात की गई हो, जैसे राम एंड श्याम, एक से ज़्यादा थिंग्स की बात की गई हो, ठीक है, जैसे पेन्स हो गए, तो जब एक से ज़्यादा नाउन यूज होगा तो उसे प्लूरल नाउन कहेंगे। या फिर ये कहा जाए कि जो प्रोनाउन है वो आपके प्लूरल नेचर के हो, प्लूरल प्रोनाउंस। प्लूरल कौन से हो गए, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। अगर इनमें से कोई भी एक प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ हो सेंटेंस के अंदर, तो इसके साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी वोज हो या वर हो, अभी हमने डिस्कस किया कि वोज हो या वर हो, जब आपको मेन वर्ब का यूज करना होगा तो वहाँ मेन वर्ब तो आपको ऑलवेज फोर्थ फॉर्म में ही रखनी होगी। तो अगर हम सेंटेंस कुछ ऐसा बनाएं, जैसे कि अगर मैं सिंगुलर प्रोनाउन से बनाऊं तो ही वॉज रीडिंग अ बुक में बोल सकता हूँ, सी वॉज रीडिंग अ बुक में बोल सकता हूँ। इट के साथ मैं रीडिंग अ बुक वाला सेंटेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू किसी बुक को रीड करने का प्रोसेस या एक्शन नहीं हो सकता। हाँ, आई वॉज रीडिंग अ बुक में बोल सकता हूँ। अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ मेरे को सेंटेंस बनाना हो, जैसे राम एंड श्याम वर रीडिंग अ बुक, ठीक ऐसे अगर प्रोनाउन का मैं यूज करूं, वी वर रीडिंग अ बुक, यू वर रीडिंग अ बुक, अदरवाइज दे वर रीडिंग अ बुक, तो ये जो वर्ब यूज होगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वॉज वर्ब या फोर्थ फॉर्म होगी, और उनके बिटवीन आपको जो एग्रीमेंट बैठाना होगा, या फिर हम बात करें कि कब वॉज और कब आप वर का यूज करेंगे। तो अगर गिवन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में है तो आप वॉज का यूज कीजिए, और वॉज के बाद फिर फोर्थ फॉर्म। अगर वो प्लूरल फॉर्म का नाउन या प्रोनाउन है तो आप हेल्पिंग वर्ब के लिए वर का यूज कीजिए, बाकी इसके साथ भी आपको फोर्थ फॉर्म का ही यूज करना रहेगा। तो ये बात हो गई कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब कौन सी या कैसे यूज होगी। अब बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस है वो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, उसका बेस जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो इसका जो बेस स्ट्रक्चर होगा वो रहेगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का आप यूज करते हो, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपके थ्रू यूज होगी, और उसके बाद आप सेंटेंस में क्या आप क्लियर करना चाहते हो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आप यूज करते हो। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है उनको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अब तक पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स थे वो। तो यहाँ पर एक और मैं टेबल फॉर्म करता हूँ, और ये जो फर्स्ट टेबल है इसमें मैं बात करूँगा अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसके बाद एक टेबल और मैं राइट करता हूँ या
क्रिएट करता हूँ और इस टेबल के अंदर मैं बात करूँगा नेगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव में कैसे सेंटेंस हम राइट करेंगे। और इसके बाद लास्ट जो है वो मैं इंटरोगेटिव की रख लेता हूँ, इंटरोगेटिव। वैसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, तो उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ इंटरोगेटिव अभी हम देखेंगे वहीं पर नेगेटिव वाला जो पोर्शन है इंटरोगेटिव का उसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस ये अपना बेस स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका हम सेंटेंस राइट करते हैं तो स्टार्टिंग तो अपने को सब्जेक्ट से करना होगा। इस सब्जेक्ट के बाद फिर आप जो भी सब्जेक्ट का नंबर होगा, अगर वो सिंगुलर है तो हम वाज का यूज करेंगे, अगर गिवन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर वहाँ पर हम वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी है इसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हो और आगे का सेंटेंस जो भी आप बनाना चाहे वो बना सकते हो। अगर नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो स्टार्टिंग तो वही हम सब्जेक्ट से करेंगे। यहाँ भी अगर गिवन सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वाज राइट करते हैं, और प्लूरल हो तो फिर वर्ब को हम यूज करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना होता है। इस नोट के बाद फिर हम वर्ब की जो भी फोर्थ फॉर्म है उसका यूज करते हैं, और आगे के सेंटेंस को हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं, जो भी हो वो हम देखेंगे आगे। अगर मैं बात करूँ एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग अब तक हम हेल्पिंग वर्ब से करते हुए हैं। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब अपनी वॉज और वर होती है। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग मेरे को वर्ब का यूज करना है। तो मेरा जो सेंटेंस बनने वाला अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट से है तो वही वॉज, और प्लूरल है तो वर का। बाकी इनके साथ भी मुझे फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, और आगे का सेंटेंस जो भी बने वो मेरे को बनाना रहेगा। अब इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो सकता है। अभी वो एक पर्टिकुलर मैं सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं टू सब्जेक्ट्स का अगर मैं यूज करके इसको बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बन सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई वॉज राइटिंग अ लेटर, और अगर मैं कहूँ they were writing letters। तो इस एग्जाम्पल में मेरा जो सब्जेक्ट है वो आई है। आई यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ मुझे सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज करना था। बाकी फोर्थ फॉर्म तो आएगी। अगर यहीं पर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूँ तो यहाँ पर मैंने दे का यूज किया, और दे जो है वो मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, और इस प्लूरल के साथ मुझे प्लूरल ही वर्ब का यूज करना था तो मैंने वर्ब का यूज किया। बाकी फोर्थ फॉर्म तो वही रहेगी। अगर इन्हीं एग्जाम्पल्स या सेंटेंस का मुझे नेगेटिव राइट करना है तो मैं क्या कहूँगा, आई वॉज, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट राइटिंग अ लेटर। और अगर सेकंड में राइट करूं तो दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस देने के लिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव राइट करने के लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को यूज किया, और नोट का यूज होते ही ये नेगेटिव सेंटेंस बने अपने। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूँ और इन्हीं से अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो स्टार्टिंग में वॉज से करूँगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग मुझे हेल्पिंग वर्ब से करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना होता है। तो वॉज, उसके बाद आई राइटिंग अ लेटर, and end of the sentence I use question mark. If I want to write the same interrogative sentence with the plural subject, then I start my sentence with the plural helping verb, that is were. So were they writing letters? तो यहाँ पर मैंने
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पता किससे चलता है? क्वेश्चन मार्क अगर एंड में हो या फिर स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई हो तो ऐसा जो सेंटेंस बनेगा अपना वो इंटरोगेटिव नेचर का होगा। अगर इसी को आपको नेगेटिव सेंस देना है, इंटरोगेटिव को नेगेटिव में भी आपको कन्वर्ट करना है, तो इसमें कुछ नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको नोट को ऐड कर देना है। ये जो सब्जेक्ट है दे, इसके जस्ट बाद आप नोट को ऐड करिए और नोट को ऐड करते ही ये जो सेंटेंस है इसमें एक नेगेटिव सेंस भी आ जाएगा और ये आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट हमने लिया है इन 4 एग्जाम्पल्स या सेंटेंसेस का। अब वैसे तो यहाँ पर मैंने क्लियर राइट किया है, यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वर्ब इन गिवन सेंटेंसेस। मतलब सिंपल सा है कि जो 4 ये एग्जाम्पल या सेंटेंसेज है इनमें अपने को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वर्ब का यूज करना। इट मीन्स या तो वो यूज होगा या वर यूज होगा और उनके साथ अपने को फोर्थ फॉर्म का यूज कर देना है। तो देखिए कब वो जो आएगा और कब वर आएगा ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर जिस नंबर का सब्जेक्ट है तो अपने को वैसे ही नंबर का हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। अगर गिवन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज कीजिए और अगर गिवन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप वर का यूज कीजिए। लेकिन यहाँ अब आपको हर एक एग्जाम्पल में या सेंटेंस के अंदर फोर्थ फॉर्म जो है मेन वर्ब की, जिसको आईएनजी फॉर्म भी हम कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हम कैसे करें वो भी समझाने की कोशिश की गई है। तो इन एग्जाम्पल्स के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब जो वॉज या वर है उसका यूज तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक और रूल समझने को मिलेगा कि जो फोर्थ फॉर्म उसका फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं राइट करूँ, मैं वैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मैंने राइट किया रीड और इसमें आईएनजी जोड़ा रीडिंग, तो मेरा ये जो वर्ब बना फोर्थ फॉर्म ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रीड जो वर्ब थी उसमें मैंने आईएनजी ऐड कर दिया। ठीक ऐसे ही फर्स्ट एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पर KNIT निट, तो जो निट वर्ब है जिसका मतलब बुनाई करना होता है, अगर इसको भी मैं ठीक रीडिंग के जैसे फॉर्म करूँ और इसमें भी मैं आईएनजी ऐड कर दूँ डायरेक्ट, तो क्या ये मेरी फोर्थ फॉर्म करेक्ट होगी? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो ये जो मेरी फोर्थ फॉर्म है ये रॉन्ग होगी। अब रॉन्ग क्यों है वो समझिए। देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें हमने कहा है सी देन स्पेस एंड इन द गिवन स्पेस वी हैव टू यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब। सो सी स्पेस देन वी हैव ऑप्शन निट अ स्वेटर फॉर हर ब्रदर, मतलब कोई है लड़की जो अपने ब्रदर के लिए एक स्वेटर को निटिंग कर रही है, बुनाई कर रही है। तो यहाँ पर जो गर्ल है सी वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मुझे वॉज का यूज करना है। ये तो यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ जो फोर्थ फॉर्म मुझे बनानी होगी इसके लिए आप ध्यान रखना, अगर इस फोर्थ फॉर्म की आप स्टडी करो तो ये जो फोर्थ फॉर्म है इसके एंडिंग हुई है टी से, और टी जो है ये इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट लेटर्स का ये पार्ट है। हम डिवाइड करते हैं ना, 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ जो टी है ये कॉन्सोनेंट का पार्ट है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर ऐसी कोई मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म है अगर उसकी एंडिंग किसी कॉन्सोनेंट से हुई हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक सिंगल वोवल आपको गिवन हो, जैसे कि KNIT, तो टी कॉन्सोनेंट और इससे पहले एक जो वोवल है आई उसका यूज हुआ हो, तो रूल ये कहता है कि जब आप आईएनजी उसमें ऐड करोगे तो उस आईएनजी को ऐड करने से पहले उस कॉन्सोनेंट को आपको डबल करके लिखना होगा। इट मीन्स अब जब मैं इसमें निट में आईएनजी ऐड करूंगा तो मुझे टी को 2 टाइम्स राइट करना है, तो ये 2 टाइम्स राइट करने के बाद मैं इसमें आईएनजी ऐड करूंगा और आईएनजी ऐड करने के बाद अब जो ये वर्ब बनी है वो निटिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल हमने समझा कि अगर कोई भी मेन वर्ब जिसकी एंडिंग किसी एक कॉन्सोनेंट से हुई हो जो AEIOU के अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कोई लेटर हो और उससे पहले 5 जो वोवल्स होते हैं AEIOU उनमें से किसी भी एक वोवल का अगर यूज हुआ हो
उस कॉन्सोनेंट से पहले, तो जब उसमें आईएनजी ऐड किया जाएगा फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए, तो वहाँ पर उस लास्ट कॉन्सोनेंट को आपको 2 टाइम्स राइट करना होगा, मतलब डबल आपको राइट करना होगा। सेकंड देखिए, सेकंड में भी अगर मैं वही रूल अप्लाई करूं कि मुझे केवल फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी ऐड करना है, तो ऐसा अगर मेरे थ्रू लिखा गया है राइट के साथ, तो ये जो रिटर्न की प्रोसेस है ये मेरी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों, देखते हैं। यहाँ पे मैंने राइट किया माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब यूज करना है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब यूज किया वॉज। अब राइट की फोर्थ फॉर्म बनाने का रूल देखिए, अगर ऐसी कोई भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो अपनी बेस फॉर्म होती है उसके लास्ट में ई आपको गिवन हो, उसके लास्ट में ई अगर आपको गिवन हो, तो उस ई को आप हटाइए और ई को हटाने के बाद आप उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए। तो अगर ई को हटाकर मैं फिर आईएनजी ऐड करता हूं जैसा कि मैंने किया है, तो ऐसा जो फॉर्मेशन होगा फोर्थ फॉर्म का वो बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड रूल देखिए, यहां पर डी आई ई वर्ब का यूज हुआ है। अभी मैंने कहा कि लास्ट में अगर किसी मेन वर्ब के लास्ट में ई गिवन हो तो ई को आप हटाइए और उसके बाद आईएनजी ऐड कीजिए। अगर उसी रूल को मैं यहाँ अप्लाइड करूँ तो भैया ये तो स्पेलिंग DIING बन जाएगी, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या रूल अप्लाइड होता है, देखिए द पेशेंट जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने वॉच का यूज किया है। अब अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है मेन वर्ब की फर्स्ट जो या बेस फॉर्म जो होती है जिसके लास्ट में आई और ई आपको गिवन हो, क्या गिवन हो, आई और ई, उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको फोर्थ फॉर्म में जब कन्वर्ट करना हो तो उसमें से आई और ई को आपको चेंज कर देना है वाई में। तो यहाँ पर डी तो है ही और आई और ई को मैंने चेंज किया वाई में चेंज किया और उसके बाद आपको फिर ऐड करना होगा आईएनजी। तो जब आई और ई को आप चेंज कर देते हो हटाकर वाई में, तो ये बनेगा DYING डाइंग। तो द पेशेंट वॉज डाइंग इन लैक ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट की कमी की वजह से, लैक ऑफ मतलब कमी की वजह से, किसकी कमी की वजह से, ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट की कमी की वजह से जो पेशेंट था वो डाइंग हो रहा था, मतलब मर रहा था। फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो सम बॉयज़ है, सम बॉयज़ प्लूरल है, तो यहाँ मैं यूज करूँगा वर हेल्पिंग वर्ब का। अब साउथ में अगर आप देखो तो लास्ट में कॉन्सोनेंट आया जैसा कि निट के अंदर था, बिल्कुल आया, लेकिन इस कॉन्सोनेंट से पहले अगर आप देखो तो निट में तो एक ही वोवल था, AEIO, यू में से कोई एक है, लेकिन साउथ में यहाँ पर 2 वोवल्स का यूज हो गया, O एंड U का। तो अगर वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन अगर उससे पहले 2 वोवल्स का यूज हो गया तो फिर भैया वहाँ पर अपने को ये जो डबल कॉन्सोनेंट राइट करने वाला रूल था आईएनजी ऐड करने से पहले, वो अपने को अप्लाई नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो वर्ब आपको गिवन है, ठीक है, साउथ आपको गिवन है, इसमें डायरेक्ट आप आईएनजी को ऐड कीजिए और आईएनजी को ऐड करते ही आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके बाद आगे एक न्यू जो टेंस अपना उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।